The Sunshine English Medium School, Mangrol, Online Education. हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा सब्जेक्ट है स्टैंडर्ड 7 में सोशल साइंस और हमारा चैप्टर नंबर 1 टू बी स्टेट। तो हम लोग चैप्टर नंबर 1 में इंफॉर्मेशन लेंगे। सबसे पहले कनौज की इंफॉर्मेशन लेंगे और उसमें कनौज का किंग था हर्षवर्धन। किंग हर्षवर्धन वॉज बोर्न इन 606 सेंचुरी। देखो, हर्षवर्धन का बोर्न 606 सेंचुरी में हुआ था। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर प्रभास्कर वर्धन, हर्षवर्धन एल्डर ब्रदर राज्यवर्धन एक्सेप्टेड द थ्रोन ऑफ थानेश्वर। थानेश्वर के अंदर हर्षवर्धन के फादर जब किंग थे प्रभास्कर वर्धन, उसके बाद उसके बड़े भाई जिसका नाम है राज्यवर्धन, वो थानेश्वर की राजगादी पे बैठे हुए थे। हावेवर राज्यवर्धन वॉज किल्ड बाय द किंग ऑफ गौड़ शशांक। गौड़ शशांक जो किंग थे, उसने उसके भाई राज्यवर्धन को दगे से मार दिया गया और देयर सिस्टर राजश्री वॉज इम्प्रिज्ड बाय द किंग ऑफ मालवा देवगुप्त। और मालवा के अंदर देवगुप्त जो किंग थे, बराबर, उन्होंने उसकी सिस्टर राजश्री को किडनैप कर लिया था। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस एज एविडेंस बाय द लीडर्स ऑफ द किंगडम, हर्षवर्धन शोल्डर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ थानेश्वर। ये सब होने के बाद थानेश्वर के जो बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने हर्षवर्धन को एडवाइस दी और उनको बोला कि वो थानेश्वर की राजगादी संभाले। और उसके बाद थानेश्वर की राजगादी हर्षवर्धन ने संभाली। थानेश्वर अभी का प्रेजेंट पंजाब हरियाणा जो है वो थानेश्वर के नाम से पहचाना जाता था। इमीडिएटली आफ्टर एस्केडिंग द थ्रोन ही डिसाइडेड टू फ्री हिज इम्प्रिज्ड सिस्टर राजश्री। सबसे पहले वो किंग बने थानेश्वर के, तब हर्षवर्धन ने एक फैसला किया कि उसकी बहन, उसकी सिस्टर राजश्री को आजाद करवाएंगे। इन द मीनवाइल शी हैड एस्केप्ड फ्रॉम द कल्चीज हैव देवगुप्त एंड रन अवे इनटू द विद्या फॉरेस्ट। ये सब सोचते थे वो। उसी दौरान उसकी बहन राजश्री जो है वो देवगुप्त के चंगुल में से भाग गए और विद्या फॉरेस्ट के अंदर जाके कहीं छुप गए। He went in search for his sister and with the help of the people living in the forest and a Buddhist hermit दिवाकर मित्र, he stopped her from committing क्षति। अब वो अपनी बहन को ढूंढने लगे और वहाँ उसकी बहन को ढूंढने के लिए उसके फॉरेस्ट के अंदर रहने वाले पीपल को पूछा, फिर बुद्धिस्ट हेरमिट्स को, फिर दिवाकर मित्र, इन सब की मुलाकात की और उसने अपनी बहन को ढूंढने का स्टार्ट कर दिया। और यही दौरान उन्होंने सती होने की जो प्रथा चलती थी उसको स्टॉप करवाई। सिंस राजश्री's kingdom Kanauj was without any king at that time, Harshvardhan became its ruler. Later he defeated Devgupta, the king of Malwa. अब उसकी बहन का स्टेट था कनौज, जो उत्तर प्रदेश में आया हुआ था। तो वो जो कनौज था, वहाँ के कोई किंग नहीं थे, वो विदाउट किंग बिना का था। तो हर्षवर्धन को वहाँ का किंग बनाया गया और हर्षवर्धन कनौज के किंग बने। उसके बाद उन्होंने माड़वा के जो किंग थे देवगुप्त, उसको हराया। एज पार्ट ऑफ हिज प्रिपरेशंस टू लॉन्च एन अटैक ऑन शशांक। उसके बाद उसने शशांक जो थे उसको मारने का सोचा कि गौड़ राजा शशांक जो है उसको मारने के लिए उसने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। द गौड़ किंग ही फॉर्म्ड एन एलियंस विथ द किंग ऑफ कामरूप भास्कर वर्मा। उसने कामरूप और भास्कर वर्मा की सेना को भी तैयार किया, उसको भी अपने साथ लिया, क्योंकि गौड़ राजा शशांक थोड़े ब्रेव थे तो उसको मारने में थोड़ी आसानी रहे। सिंस राजश्री's kingdom Kanauj was without any king at that time, Harshvardhan became its ruler. Later he defeated the God king and won over a major part of his kingdom. He also conquered Malwa and Saurashtra but was unsuccessfully in defeating Pulkesi too.
अब उसने गोड शशांक को हरा दिया। गोड शशांक को हराने के बाद उसने मारवा और सौराष्ट्र अपने कब्जे कर लिया, लेकिन वो पुलकेशी II के सामने हार गए। किंग ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया, और चालुक्य पुलकेशी II जो थे वो चालुक्य डायनेस्टी के किंग थे। After 7 successive victorious years, Thaneshwar emerged as a large kingdom in North India. रेगुलरली 7 ईयर तक उन्होंने थानेश्वर के अंदर किंग बने और उसके बाद उसने नॉर्थ इंडिया जो है वो बहुत बड़ा स्टेट के नाम से फेमस हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे हर्षवर्धन रीजन्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि हर्षवर्धन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चलाते थे। हर्षवर्धन पर्सनली सरप्राइज्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिज स्टेट बाय ट्रैवलिंग एक्सटेंसिवली टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हिज एम्पायर। हर्षवर्धन जो थे वो अपना स्टेट चलाने के लिए, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए वो खुद अपना ध्यान रखते थे। वो खुद पूरी तरीके का निरीक्षण करते थे कि उसका स्टेट जो है उसका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चल रहा है। ही डिवाइडेड हिज डेली रूटीन इनटू 3 पार्ट्स। उसने अपनी डेली रूटीन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। द फर्स्ट वाज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज व्हाइल द अदर 2 पार्ट्स वेर डिवोटेड टू पब्लिक वेलफेयर एंड रिलीजियन एक्टिविटीज। उसने फर्स्ट पार्ट डिवाइड किया था वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज व्हाइल द अदर, मतलब कि उसने फर्स्ट पार्ट जो डिवाइड किया था उसमें वो अपने स्टेट का जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन जो होता था उसके अंदर वो फर्स्ट पार्ट जो लगाते थे, और सेकेंड 2 पार्ट उन्होंने जो किए थे वो पब्लिक वेलफेयर और रिलीजियन एक्टिविटीज के लिए किए थे। इस तरह से उन्होंने अपनी डेली रूटीन को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। ही वॉज सो डिलीजेंट इन कैरिंग आउट हिज एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज that at times he even forgot to have his meat। वो एडमिनिस्ट्रेशन करने में कभी कभी इतना अपने रूल्स के ऊपर इतना फॉलो करने में और एडमिनिस्ट्रेशन करने में वो कभी कभी खुद अपने खाने का टाइम भी भूल जाते थे। वो ये भी भूल जाते थे कि उसको खाने का टाइम है, वो ये भी भूल जाते थे, और वो ऑलवेज अपने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और ऑलवेज पब्लिक वेलफेयर के बारे में सोचते रहते थे। उसके बाद है इम्प्रिंट लेफ्ट बाय हर्षवर्धन। हर्ष बिल्ट मेनी रेस्ट हाउसेज, वेल्स, टेम्पल्स, लेक्स, मॉट्स इन बिहार एंड ऑल्सो प्रोहिबिटेड एनिमल्स स्लॉटर्स। मतलब कि हर्षवर्धन जो थे उन्होंने कई तरीके के रेस्ट हाउसेस बनवाए थे, वेल्स बनवाए थे, स्टेपवेल्स बनवाए थे, लेक्स बनवाए थे, मॉट्स एंड बिहार, ये सब चीजें उन्होंने बनवाई थी। एवरी ईयर ही ऑर्गेनाइज्ड अ बुद्धिस्ट रिलीजियन मीट इन every 5 years he would organize a huge religious congregations at Prayag। उन्होंने हर साल में एक बार बुद्ध मीटिंग, मतलब कि बुद्धिस्ट की मीटिंग करवाते थे, और हर 5 साल में वो प्रयाग के मुकाम पे एक धर्म परिषद और दान महोत्सव का आयोजन करते थे, जिसके अंदर वो बहुत तरीके का डोनेट करते थे। There he would donate generously till his entire treasury was emptied, and would even give away the ornaments he would be wearing at the time। वो जब डोनेशन का प्रोग्राम रखते थे तब वो इतना डोनेशन करते थे कि उसके भरे हुए भंडार भी खाली हो जाते थे, और कभी कभी तो उसने पहने हुए ऑर्नामेंट्स भी वो दान में, मतलब कि डोनेट कर देते थे। द ग्रेट संस्कृत पोएट एंड राइटर बाणभट्ट अडोन्ड हिज कोर्ट। अब आपको पता हो तो संस्कृत के एक बहुत बड़े राइटर है जिसका नाम है बाणभट्ट, वो उसके कोर्ट में थे। हिज फेमस वर्क्स हर्षचरित एंड कादम्बरी आर फेमस एवरी टुडे। उसकी लिखी हुई 2 बड़े बड़े पोएट जो है हर्षचरित एंड दूसरा है कादम्बरी, वो अभी भी बहुत ज़्यादा फेमस है। वी कम टू नो अबाउट मेनी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ किंग हर्षवर्धन रीजन्स फ्रॉम हर्षचरित। हमें कोई भी इंफॉर्मेशन हर्षवर्धन की
कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो वो इंफॉर्मेशन हमें हर्ष चरित में से मिल जाती है। किंग हर्ष हिमसेल्फ वॉज अ राइटर एंड रोड 3 प्लेस, नागानंद, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन खुद भी एक बहुत अच्छे राइटर थे। उसने 3 प्ले लिखे हुए थे। फर्स्ट प्ले है नागानंद, सेकेंड प्ले है रत्नावली एंड थर्ड प्ले है प्रियदर्शिका। ये 3 प्ले हर्षवर्धन ने खुद लिखे हुए थे। ये हर्षवर्धन का एम्पायर जो है उसका मैप है। उसके बाद हम जाएंगे एम्पायर हर्षवर्धन, एम्पेयर हर्षवर्धन एम्पायर नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन लेंगे। किंग हर्षवर्धन एक्सटेंडेड ऑल पॉसिबल असिस्टेंस टू आचार्य शिलभद्र एंड मेड नालंदा इनटू अ वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी। हर्षवर्धन ने अपने ही स्टेट के अंदर नालंदा यूनिवर्सिटी स्टार्ट करवाई थी और नालंदा यूनिवर्सिटी में अच्छा मतलब कि उसकी हेल्प करने वाले जो आचार्य थे उसका नाम है शिलभद्र। वो नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो पूरा संभालते थे। द यूनिवर्सिटी हैड असिस्ट टू द रेवेन्यूज ऑफ 100 villages given to them by King Harsh for its upkeep and maintenance। देखो ये यूनिवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए हर्षवर्धन ने 100 विलेजेस को वो यूनिवर्सिटी में कनेक्ट किए थे। रिनोल्ड केमिस्ट आचार्य नागार्जुन who proved that iron, arsenic and mercury could be used as medicine also belong to नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर ये आयरन, एर्सेनिक एंड मर्क्यूरी मतलब कि आयरन मतलब कि लो, एसेरिक्स मतलब कि सोमल एंड मर्क्यूरिस मतलब कि पारा से बनी हुई एस जो होती थी, एस मतलब कि राख, ये जो एस बनी हुई थी उसको वो लोग औषधि में मेडिसिन के लिए यूज करते थे। और ये प्रयोग दिखाने वाले जो आचार्य थे उसका नाम था आचार्य नागार्जुन, जिसने ये यूनिवर्सिटी के अंदर ये 3 चीजों से मिलके ये 3 चीजों को मिला के उसको मेडिसिन में यूज करने का दिखाया था। तो आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाया गया है ये नालंदा विद्यापीठ मतलब कि नालंदा यूनिवर्सिटी किस तरीके की थी। आप देख सकते हो नालंदा यूनिवर्सिटी किस तरीके की है, बहुत ही पुरानी है। उसके बाद हम जाएंगे लाइफ ऑफ द पीपल मतलब कि हर्षवर्धन के स्टेट के अंदर जितने भी पीपल रहते थे उसकी लाइफ किस तरीके की थी। Information about the reasons of King Harshvardhan is available from the writing of Chinese traveler Yuan Shang। युएन सांग को तो आप पहचानते होंगे, वो एक चाइनीज ट्रैवलर थे और उन्होंने हर्षवर्धन के स्टेट में रह के वो इंडिया में आए थे और इंडिया में आने के बाद हर्षवर्धन के स्टेट में रह के उन्होंने हर्षवर्धन की जितनी सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। तो हर्षवर्धन के पीपल जो थे वो किस तरह की लाइफ स्पेंड करते थे, तो ये इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिली हुई है तो कि युएन सांग उन्होंने जो लिखा हुआ है उसमें से हमें ये इंफॉर्मेशन मिली है। टाउन एंड विलेजेस ऑफ द टाइम वेयर फोर्टिफाइड एंड हैड ह्यूज गेटवेज एट देयर एंट्रेंस। उसने क्या लिखा हुआ है कि वो टाइम के अंदर जब हर्षवर्धन थे तब वो टाइम के अंदर उनके जितने भी टाउन्स एंड विलेजेस थे उसके जो एंटर गेट बनाए हुए थे मतलब कि उसके जितने भी एंटर होने के गेट बनाए थे वो एकदम बड़े थे और उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से बनाया गया था। द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 ग्रुप्स। उनकी सोसाइटी को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ था। वाई द पर्दा सिस्टम एंड इंटर कास्ट मैरिज वेर नॉट प्रिवेलेंट एट दैट टाइम। द कस्टम्स ऑफ सती, चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीग्राम्स हैड स्टार्टेड बाय हिम। हर्षवर्धन के ज़माने में पर्दा प्रथा नहीं थी और कास्ट मैरिज भी नहीं थे, लेकिन वो तब उसके ज़माने में ये फेमस नहीं था, लेकिन सती प्रथा, फिर ये चाइल्ड मैरिज प्रथा, फिर पॉलीग्रामी प्रथा, ये सब जो है वो थोड़ी ज़्यादा थी। तो वो ये ज़माने में उसको स्टार्ट करवाया गया। ये सब चीज़ें तब के ज़माने में स्टार्ट होती
थी। द लोकल डाइट कंसिडर्ड ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स विथ राइस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब जो लोकल लोग थे, लोकल पीपल, वो खाने में लिए कौन कौन सी चीज़ यूज़ करते थे? तो मिल्क, फिर मिल्क से बनी हुई कोई भी प्रोडक्ट, फिर व्हीट को, राइस, फ्रूट और वेजिटेबल्स को वो खाने में यूज़ करते थे। दे वॉर क्लीन सिंपल वाइट क्लोथ्स। वो लोग कपड़े कौन कौन से पहनते थे? तो क्या ओनली सिंपल वाइट क्लोथ्स पहनते थे। मेन वॉर धोतीस एंड वुमेन वॉर साड़ीज। मेन जो होते थे वो धोतीस पहनते थे और वुमेन्स जो थी वो साड़ीज पहनती थी। देयर ऑर्नामेंट्स वेर मेड फ्रॉम फ्लावर्स। देखो वो जो ऑर्नामेंट्स पहनते थे वो फ्लावर्स से बने हुए थे, जैसे कि रिंग, बेंगल्स, फिर ये ब्रेसलेट्स, नेकलेस, ये सब चीज़ें ऑर्नामेंट्स जो तब के ज़माने में वुमेन्स पहनती थी वो किससे बना हुआ था? फ्लावर्स से बना हुआ था। चीज एंड गेम्स ऑफ डाइस वेर पॉपुलर मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट। अब वो लोग एंटरटेनमेंट के लिए कौन कौन सी गेम खेलते थे? चेस गेम जो है वो तब के ज़माने में बहुत ही पॉपुलर थी। तो वो चेस एंड गेम्स ऑफ डाइस वो एंटरटेनमेंट के लिए ऐसी गेम खेला करते थे। एक्रोबेट्स एंड कॉन्जरर्स वॉन्डर्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज एंटरटेनमेंट पीपल। देखो ये एक्रोबेट्स एंड कॉन्जरर्स मतलब कि आपको पता हो तो वो रस्सी के ऊपर चलने वाले लोग जो होते हैं वो नॉट हम बोले ना, वो फिर मदारी जो होते हैं स्नेक के जो सभी वो दिखाते हैं खेल। तो ये जो थे मदारी नॉट, वो जो थे वो एक विलेज से दूसरे विलेज पे जाके सभी लोगों को एंटरटेन करते थे। फार्मिंग एंड एनिमल्स हस्बेंडरी वेर द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल। अब यहाँ के जो लोग थे वो ज़्यादातर फार्मिंग और एनिमल हस्बेंडरी मतलब कि पशुपालन का काम करते थे। लैंड रिवेन्यूज वॉज 1/6 ऑफ द प्रोडक्शन। अब वो लोग क्या करते थे कि जितना भी फार्मिंग में मतलब कि उसकी जितनी खेती थी वो फार्मिंग करते थे, उसमें से 1/6 प्रोडक्शन मतलब कि उसको जितना भी होता था उसकी ज़मीन के अंदर, उसमें से 1/6 भाग जो है वो उसको ज़मीन में टैक्स के लिए देना पड़ता था। इंटरनेशनल ट्रेड वॉज कैरीड आउट बाय द वेश्यस। वेश्य लोग थे वो इंटरनल और इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते थे, लेकिन यहाँ के लोकल पीपल ये ट्रेड नहीं कर सकते थे। अ हाईवे फ्रॉम पाटलिपुत्र टू भृगुकच्छ फोर्ट वॉज बिल्ड बाय द स्टेट फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। देखो पाटलिपुत्र से लेके भृगुकुच्छ मतलब कि अभी का भरूच है, वहाँ तक एक वे बनाया हुआ था, मतलब कि वो वे के थ्रू वो लोग वो लोग जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में वो वे जो है वो ट्रेड के लिए यूज करते थे। गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स वेर यूज्ड फॉर कॉमर्शियल ट्रांसैक्शन। अब वो लोग व्यापार के लिए कौन कौन सी चीज़ें यूज करते थे? तब कोई ये पैसे 100 की नोट की 200 की नोट की ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, तो वो लोग अपना जो ट्रेड करते थे उसमें वो लोग सोना या तो चांदी से बने हुए सिक्के यूज करते थे। ऑर्नामेंट स्टेट्यूट्स इवोरीज एंड क्रेव्ड वुडन पीसेस वेर एक्सपोर्टेड। वो लोग एक्सपोर्ट कौन कौन सी चीज़ें एक्सपोर्ट करते थे? तो ऑर्नामेंट, फिर स्टेट्यूट, इवोरीज एंड क्राफ्ट वीपन्स, ऐसी सब वुडन पीसेस, ये सब चीज़ें वो लोग एक्सपोर्ट करते थे। द एक्सपोर्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया इंक्रीज हर प्रॉस्पेरिटी। इंडिया जो है वो अपनी प्रॉस्पेरिटी के हिसाब से अलग अलग डिफरेंट चीज़ें जो है डिफरेंट मटेरियल्स जो है वो एक्सपोर्ट करती थी। ड्यूरिंग द रीजन्स ऑफ किंग हर्षवर्धन इंडिया हैड गुड बिजनेस रिलेशंस विथ रोम which led to the inflows of gold in India. People followed Hinduism, Buddhism and Jainism but were tolerant towards other religions. हर्षवर्धन के स्टेट के अंदर सभी लोग अपना बिजनेस करते थे, वो बिजनेस अच्छी तरीके से भी चलता था, लेकिन इसके साथ साथ हर्षवर्धन के स्टेट के अंदर रहने वाले पीपल्स जो है वो अलग अलग रिलीजियंस फॉलो करते थे, जैसे कि हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सभी तरीके के सभी धर्म के लोग यहाँ पे रहते थे और उसके अलावा दूसरे भी कई रिलीजन के लोग रहते थे और वो अपना अपना रिलीजन फॉलो करते थे। अब आप यहाँ देख सकते हो
यूएन सांग। यूएन सांग कौन थे, बराबर, उसकी इंफॉर्मेशन अब हमें लेनी है। यूएन सांग एक चीनी मुसाफिर थे और वो इंडिया में टूर करने के लिए आए थे। यहाँ आपको पास में आपको यहाँ दिखाया जा रहा है उसका मैप। आप देख सकते हो कि चीनी मुसाफिर यूएन सांग जो थे उन्होंने अपनी पूरी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की थी और कहाँ पे फिनिश की थी। Yuan Sang, the Chinese traveler Yuan Sang, visited India during her residence and studied Buddhism at Nalanda for 5 years. देखो यूएन सांग जो थे वो हर्षवर्धन जब किंग थे तब वो इंडिया में आए थे और उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर 5 ईयर वो रहे और उन्होंने बुद्धिस्ट के ऊपर स्टडी की थी। यूएन सांग हैज नोटेड दैट, यूएन सांग जब यहाँ पे आए थे तब उसने नोट किया हुआ था, उसने लिखा है कि देयर वॉज 100 बुद्धिज्म मठ इन हॉर्स किंगडम। हॉर्स के किंगडम के अंदर टोटल 100 बुद्धिज्म मठ थे। पीपल लिव्ड अ सिंपल, पोयस एंड पीसफुल लाइफ बेस्ड ऑन लिविंग बाय रूलर्स ऑफ गुड मोरल कंडक्ट एंड जस्टिस। चीटिंग एंड ब्रेक ऑफ प्रॉमिस वेयर कंसिडर्ड सिंफुल। देखो यहाँ के लोग जो थे वो एकदम सिंपल लाइफ जीते थे, सच बोलते थे, हमेशा न्याय के ऊपर डिपेंडेड रहते थे और हमेशा सुखी भी रहते थे। लेकिन यहाँ के लोग जो थे वो चीटिंग और प्रॉमिस तोड़ना एक पाप मानते थे। वो कभी भी कोई भी तरीके की चीटिंग नहीं करते थे और कभी भी किसी की प्रॉमिस नहीं तोड़ते थे। वो ये सब चीज़ें एक पाप होता है ये समझ के रहते थे। तो ये चैप्टर के अंदर 2 बिग स्टेट की इन्फॉर्मेशन लेनी है। उसमें हमने सबसे पहले कनौज की इन्फॉर्मेशन ले ली। अब हम इन्फॉर्मेशन लेंगे वातापी। वातापी की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे व्हेन किंग हर्ष वॉज रूलिंग ओवर हिज एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया, किंग पुलकेशी सेकेंड वॉज रूलिंग इन साउथ इंडिया। ही हैड अर्लियर डिफीटेड हर्ष। देखो किंग हर्षवर्धन जो थे वो नॉर्थ इंडिया के किंग थे, नॉर्थ इंडिया में राज करते थे और पुलकेशी सेकेंड वो साउथ इंडिया में रूलिंग करते थे। दोनों के बीच में युद्ध होता है और उसमें हर्षवर्धन जो है वो डिफीटेड हुए थे। रूट ऑफ द थ्रोन, द किंग ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी एस्टेब्लिश्ड अ वेस्ट एम्पायर इन साउथ इंडिया विच दे रूलर फ्रॉम देयर कैपिटल एट वातापी। नॉर्थ इंडिया के अंदर चालुक्य डायनेस्टी के अंदर वातापी जो है उसको वहाँ की राजधानी बनाया गया था और फिर वहाँ पे पुलकेशी सेकेंड नाम का किंग जो है पुलकेशी फर्स्ट नाम का जो किंग है वो राज करता था। पुलकेशी फर्स्ट, अ ग्रेट किंग ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी, परफॉर्म द अश्वमेध यज्ञ। पुलकेशी फर्स्ट जो है वो वहाँ पे राज करता था और वो सबसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग किंग थे और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। हिज फ्लैग हैड द सिंबल ऑफ वराह अवतार। उसका जो फ्लैग था उसके फ्लैग का सिंबल था वराह अवतार। हिज सन कीर्तिवर्मा एस्केंडेड द थ्रोन आफ्टर हिम। उसके सन जो है कीर्तिवर्मा, पुलकेशी फर्स्ट जब एक्सपायर हो गए उसके बाद उसके सन कीर्तिवर्मा को वहाँ का किंग बनाया गया। He was succeeded by his brother मंगलेश who built the Grand Vishnu Temple at Vatapi। उसके बाद कीर्तिवर्मा के बाद उसके ब्रदर जो है मंगलेश उसको किंग बनाया गया और उसके मंगलेश जो है उन्होंने विष्णु टेम्पल बहुत ही बड़ा विष्णु टेम्पल बनवाया। वातापी के अंदर बहुत ही बड़ा विष्णु टेम्पल बनवाया था। आफ्टर हिज Raitonius, Pulkeshi second became king and ruled over the empire for about 30 years। वातापी के अंदर उन्होंने बहुत अच्छा विष्णु मंदिर बनवाया। उसके बाद उन्होंने वातापी की राजगादी पे वहाँ पे पुलकेशी सेकंड आए और पुलकेशी सेकंड ने 30 ईयर तक वहाँ पे किंग बन के वहाँ पे राज किया। अब पुलकेशी सेकेंड की हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो पुलकेशी सेकेंड वॉज अ वेलियंट किंग हु वॉन मेनी बैटल। आपको पता है पुलकेशी सेकेंड बहुत ही बहादुर राजा थे। हिज फर्स्ट विक्टोरी वॉज ओवर लाट फॉलोड बाय हिज विन ओवर गुर्जर।
सबसे पहले उन्होंने लत मतलब कि साउथ गुजरात जीत लिया और उसके बाद उन्होंने गुर्जर मतलब कि नॉर्थ गुजरात जीत लिया। He gained control over the Vengis religions that lay between the rivers Krishna and Godavari and also acquired Andhra Pradesh। अब पुलकेशी सेकंड जो थे उन्होंने कृष्णा और गोदावरी ये रिवर के बीच में एक वेंगी नाम का प्रदेश है उसको भी उसने जीत लिया था और फिर उन्होंने आंध्र प्रदेश पूरा अपने कब्जे कर लिया। He transformed the capital वातापी into a city of magnificence and splendor मतलब कि उन्होंने अपनी जो वातापी थी उसको बहुत ही अलग तरीके से बहुत ही सुंदर तरीके से अच्छी नगरी बनाया था। The armies of Harshvardhan and Pulkeshi II fought a great battle near river Narmada in which the former was defeated। आपको पता हो तो हर्षवर्धन एंड पुलकेशी सेकेंड दोनों की नर्मदा रिवर के बीच बहुत बड़ी तरीके से बैटल हुआ था और उसमें हर्षवर्धन हार गए थे और पुलकेशी सेकेंड जो है वो वॉन हुए थे। This battle hurt the expansions towards South India and so the empire of Kanauj could not extend beyond नर्मदा। ये बहुत बड़ा बैटल होने के बाद हर्ष का जो कनौज था वो नर्मदा के पास आके रुक गया। साउथ इंडिया जो है वो नर्मदा के पास आके रुक गया, वहाँ वो लोग हार गए थे। पुलकेशी सेकेंड वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट वॉरियर बट ऑल्सो अ लवर ऑफ आर्ट। पुलकेशी सेकेंड जो है वो बहुत क्लेवर राजा थे, लेकिन उसके साथ साथ वो आर्ट के भी बहुत शौकीन थे। The cave of Vatapi in Dharapuri were built during his reign। आपको पता हो तो वातापी और धारापुरी की गुफाएं तभी उसी जमाने के अंदर बनवाई गई थी। The famous cave murals of अजंता were also painted at that time। वो टाइम के अंदर अजंता केव जो है उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े वॉल पिक्चर बनाए गए थे। In his travel Huensang visited the court of Pulkeshi II and has given a vivid account of its grandeur। अब पुलकेशी सेकेंड को ह्यूएनसांग जो है वो पूरे इंडिया में घूम रहे थे और घूमते घूमते वो साउथ इंडिया में आए और वहाँ पे वो पुलकेशी सेकेंड के दरबार में गए। द किंग ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी वेर फॉलोड ऑफ हिंदुइज्म। अब चालुक्य डायनेस्टी के लोग जो थे वो हिंदू धर्म को फॉलो करते थे। ड्यूरिंग दिस टाइम बुद्धिज्म वेंट इनटू डिक्लाइन व्हाइल द दिगंबर जैन सेक्ट ग्रेन्स पॉपुलरली। वो टाइम के अंदर जैन लोग जो थे, बौद्ध धर्म जो है वो बहुत कम लोग फॉलो करते थे और जैन लोग जो थे उसकी एक ब्रांच थी जिसका नाम है दिगंबर, उसका प्रभाव सबसे ज्यादा होता था। हर्षवर्धन एंड पुलकेशी सेकेंड वेर कंटेम्पररी रूलर। अब हर्षवर्धन एंड पुलकेशी सेकेंड वो दोनों एक ही टाइम के अंदर किंग थे। हाउएवर हर्ष फॉट फेवर बैटल्ड एज कंपेयर्ड टू पुलकेशी वो कंटिन्यूड वेगिंग वार। लेकिन हर्षवर्धन जो है उन्होंने कई तरीके के युद्ध किए लेकिन वो हारने की वजह से स्टॉप हो गए, लेकिन पुलकेशी सेकेंड जो है उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी थी और उन्होंने अपनी जो युद्ध करने का काम था वो कंटिन्यू रखा था। ही फाइनली मेट हिज एंड इन 642 सेंचुरी इन अ कॉन्फ्लिक्ट विथ द पल्लव किंग ऑफ कांचीपुरम। लास्ट में क्या हुआ, कांचीपुरम जो है वहाँ पल्लव डायनेस्टी के किंग जो थे उसके साथ युद्ध करते करते पुलकेशी सेकेंड जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं, मतलब कि उसकी डेथ हो जाती है और किंग हर्षवर्धन डाइड 5 years आफ्टर हिम। और हर्षवर्धन जो है वो पुलकेशी सेकेंड 642 सेंचुरी में जब एक्सपायर होते हैं, उसकी डेथ होती है पल्लव किंग के सामने, तो उसके बाद 5 year तक हर्षवर्धन जिंदा रहे और 5 year के बाद हर्षवर्धन भी उसकी भी डेथ हो जाती है। तो इस तरह से हमने ये चैप्टर में देखा कि पुलकेशी और हर्षवर्धन, पुलकेशी सेकेंड एंड हर्षवर्धन वो बहुत ही ब्रेव
बहुत ही क्लेवर किंग थे और उन्होंने अपना साम्राज्य हमेशा बढ़ाया था और वो बहुत ही बहादुर थे। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, थैंक यू।